लास्ट क्लास वाला, किसी को कुछ पूछना हो। एक बार मैं फटाफट से दोबारा बता रहा हूँ। हमने पढ़े थे सप्लाई के फैक्टर्स जिनसे कर्व शिफ्ट होते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ इनपुट्स था, टेक्नोलॉजी था, और क्वांटिटी सप्लाइड को बदलने वाला फैक्टर सिर्फ प्राइस था। एक बार दोबारा बता रहा हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि डिटेल में हम और आगे बढ़ रहे हैं। तो फास्ट एक बार दोबारा बता रहा हूँ। क्वांटिटी को बदलता है सिर्फ प्राइस, जिससे कर्व शिफ्ट नहीं होते। और कर्व शिफ्ट होने के बाकी कारण होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, टैक्सेस, टेक्नोलॉजी। इससे कर्व शिफ्ट हो जाते हैं, या राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, ऐसे। टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ अदर गुड, गोल ऑफ फर्म मैंने कहा था सेफ्टी में कर लो, या मार्केट का हमने एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ा था, नंबर ऑफ फर्म्स से सप्लाई कर्व बदलता है। और एक बात बोली थी, जब सप्लाई बढ़ेगा तो पूरा कर्व बढ़ के राइट साइड में चला जाएगा, सप्लाई गिरेगा तो पूरा कर्व गिर के लेफ्ट साइड चला जाएगा। लास्ट क्लास वाली बातें बता रहा हूँ मैं, अभी नया कुछ नहीं कर रहा। ये हमने 4 डायग्राम बनाए थे, देखो। प्राइस बढ़ेगा तो मूवमेंट्स हो रही हैं अपवर्ड, गिरने से डाउनवर्ड। इधर हमने पढ़ा था राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट। प्राइस बढ़ा था तो हम ऊपर की ओर आ गए थे, कर्व चेंज नहीं हुआ था। एक बार रिवाइज करा रहा हूं मैं सारी चीजें। कॉस्ट ऑफ इनपुट गिरा था, प्राइस के सिवाय बाकी चीजें बदलेंगी, और फिर सप्लाई पे इफेक्ट जो आता है उससे कर्व बदल जाते हैं। यानी कॉस्ट ऑफ इनपुट्स गिरेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और प्रॉफिट के हिसाब से हम सप्लाई चलाते हैं। प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, मतलब राइट शिफ्ट। और जब कर्व बदलते हैं तो हम प्राइस को सेम रखते हैं। मैंने ये बात सबको कही थी, ये नोट करनी थी। कर्व शिफ्ट होते हैं राइट और लेफ्ट तो प्राइस चेंज नहीं होने। और क्या क्या हमने किया था देखो फटाफट से ये खत्म। एक बार जान पूछ के मैं सारा रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि आज ये सब खत्म हो जाएंगे टॉपिक्स, तो किसी का कहीं कोई डाउट ना रह जाए। मूवमेंट्स में कर्व चेंज नहीं होते, हम सेम कर्व पे अपवर्ड डाउनवर्ड जाते हैं। और लास्ट जो हमने किया था टॉपिक, वो था ये डायग्राम, क्वांटिटी का बढ़ना। तो ये देखो हमने क्वांटिटी बढ़ा दी थी, क्वांटिटी बढ़ा दी, प्राइस बढ़ गया, कर्व वही रहा, हम थोड़ी सी ऊपर आ गए, ए टू बी, अपवर्ड मूवमेंट। और इंक्रीज इन सप्लाई में पूरा कर्व बदल के हम राइट साइड ले गए थे। बोलो, किसी को पहले यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताओ, क्योंकि आज ये सारी बातें खत्म होनी है। तो अगर यहीं पे ही फंसे रह गए तो फिर आज की क्लास में तुम्हें दिक्कत होगी। बोलो। सर एक बार सब्सिडरी वापस समझा दो। सब्सिडीज, ठीक है। सब्सिडी का मतलब होता है कि तुम ऐसे मान लो जैसे तुम सरकार को टैक्स देते हो, ठीक है। इसका रिवर्स कर दो, सरकार हमें पैसा दे रही है। जैसे आजकल क्या हो रहा है, सरकारें हमें बिजनेसमैनों को पैसे दे रही हैं उल्टा, कि तुम हमसे पैसे ले लो पर फैक्ट्री बंद मत करो, प्रोडक्शन चालू रखो, लोगों को नौकरियों पे रखो। क्या लग रहा है तुम्हें, ऐसी सरकार सब्सिडी क्यों दे रही है, बिजनेसमैनों को पैसे दे रही है? सोचो। क्योंकि नौकरियों की बताओ प्रॉब्लम कोरोना ने बढ़ा दी है या खत्म कर दी है? नौकरियों की, जॉब की, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। बढ़ा दिए। इसीलिए सरकारों को टैक्स तो छोड़ो, टैक्स तो छोड़ दो, उसका रिवर्स हो रहा है, सरकार पैसा दे रही है हमें, बिजनेसमैनों को। इसे बोलते हैं सब्सिडीज, ठीक है। जो गांव के इलाके होते हैं, या ऐसी कोई मजबूरी वाली सिचुएशन जैसे कोरोना जैसी, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो सरकार हमें पैसा देती है। तो हमारे लिए, बिजनेसमैन के लिए तो अच्छी बात है, हमारे को इससे प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि हमें फ्री का पैसा मिल रहा है। अब बताओ, समझ आ गया? टैक्स का रिवर्स होता है सब्सिडी। टैक्स हम सरकार को देते हैं, सब्सिडी सरकार हमें देती है। तो इससे हमारे प्रॉफिट बढ़ेंगे, हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं। बताओ। यस सर, आ गया। चलो, इस डायग्राम में किसी को कुछ पूछना हो, मैं फिर आगे पेज बढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी इसकी एक्सप्लेनेशन हमें लिखनी है,
ठीक है, इस डायग्रामों की ये जो दो हमारे सामने दिख रहे हैं डायग्राम हो चुके थे, एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं। अच्छा, एक बात ये बताओ, मैंने बताई थी जब कर्व बदलते हैं तो प्राइस चेंज नहीं होते, पर फिर ऐसा क्या हुआ होगा जो ये कर्व राइट साइड शिफ्ट हुआ है? कोई एक एग्जांपल दो मुझे, कोई भी एक जना दे दो, कुछ एग्जांपल दो। ये कर्व राइट साइड सप्लाई इंक्रीज क्यों हुई होगी? शायद टैक्सेस बढ़ गए होंगे या कम हो गए होंगे, बताओ क्या लग रहा है तुम्हें? टैक्सेस कम होंगे। हाँ, या कॉस्ट ऑफ इनपुट्स वो भी कम हुई होगी। हाँ, तो ऐसे हमें अब अगले पेज पे थोड़े कुछ पॉइंट्स बनाने हैं, तो मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, तुम तो उसके नीचे ही लिख लो, जहां तुम्हारा डायग्राम बना हुआ है ना उसके नीचे ही तुम पॉइंट्स बना लो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये देखो, सब लोग डायग्राम में देखो। पहला पॉइंट तो होता है जो दिख रहा है वो लिख दो, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई। ये देखो फर्स्ट पॉइंट तो बड़ा सिंपल है। क्वांटिटी इंक्रीज OQ2 OQ1। और दूसरी साइड में अगर तुम ध्यान से देखो, ये देखो मैं डायग्राम बीच बीच में लाऊंगा, प्राइस वही रहेगा पर क्वांटिटी बढ़ गई Q से Q1। तो लिख देते हैं सेम OP प्राइस, क्वांटिटी इंक्रीज OQ2 OQ1। और हमें क्या क्या दिखा, हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना है क्योंकि क्वेश्चन है 3 मार्क्स का डिफरेंस, तो 3 पॉइंट्स तो कम से कम हमें बनाने पड़ेंगे इस डायग्राम के। ठीक है, और देखो क्या दिख रहा है मुझे। तो जैसे मैंने अभी बताया कि फर्स्ट डायग्राम जो है ये फर्स्ट वाला, इसके अंदर तो देखो टैक्सेस कॉस्ट ऑफ इनपुट चेंज नहीं करने, क्योंकि इसमें सप्लाई कर्व को चेंज नहीं करना, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाई है। तो इसमें मैं बोलूंगा प्राइस फैक्टर तो बढ़ गया पर टैक्स वगैरह जैसे पॉइंट चेंज नहीं हुए, क्योंकि अगर टैक्स वगैरह चेंज होते तो वो फिर सप्लाई कर्व को इफेक्ट करते, पर फर्स्ट में सप्लाई कर्व वही है। इसका मतलब टैक्स और इनपुट्स की जो कॉस्ट है वो चेंज नहीं हुई, इसमें सिर्फ प्राइस चेंज हुआ है। तो सेकंड पॉइंट बनेगा, यहाँ प्राइस तो चेंज हुआ बट जो अदर फैक्टर्स हैं लाइक टैक्स वगैरह, टैक्स, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, रिमेन सेम या कांस्टेंट। जबकि अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर प्राइस चेंज नहीं हुआ बल्कि कुछ और चीज चेंज हुई है। एनी अदर फैक्टर चेंज। अब मुझे तुम कोई एग्जाम्पल बताओ, तुमने अभी पहले भी बताया वही लिखना है हमें। कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो जो सप्लाई को बढ़ा दे। एनी अदर फैक्टर चेंज लाइक, अगर तुम टैक्स लिख रहे हो तो लिख दो टैक्स डिक्रीज। और बताओ कोई एक आध एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स बताओ क्या हुआ होगा, रॉ मटेरियल वगैरह सस्ता हो गया होगा, तभी प्राइस प्रॉफिट। ऑफ हाँ, तभी प्रॉफिट बढ़ा है और सेल सप्लाई बढ़ी है और सप्लाई कर राइट में शिफ्ट हुआ है। बोलो किसी को यहाँ तक कुछ पूछना हो? ये जो दो डायग्राम्स बनाए हैं इसी कोई एक्सप्लेनेशन हमने अभी लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, मार्क लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। चलें आगे, पेज हटा दूं, एक दो पॉइंट और बचे हैं अभी जो हमें इस डिफरेंस में दिख रहे हैं, देखते हैं। चलो ये देखो, पहले केस में डिफरेंस का पॉइंट बन रहा है कि सप्लाई कर्व अभी भी SS नाम का है, वो बदला नहीं है। जबकि सेकंड सिचुएशन में सप्लाई कर्व देखो बदला है या नहीं बदला, देखो यहाँ पर
किस साइड चला गया है सप्लाई कर्व? राइट साइड। राइट साइड। और पहले वाले में सप्लाई कर्व वही का वही है, तो ये भी एक डिफरेंस का पॉइंट बनता है। लिखो थर्ड पॉइंट। सर एक बार सेकंड पॉइंट वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ लो, सेकंड पॉइंट में हमने सिर्फ यही बोला है कि प्राइस बदला है और टैक्स वगैरह नहीं बदलना, क्योंकि जैसे ही तुम टैक्स बदलोगे ना तो सप्लाई कर्व बदल जाता है। टैक्स जैसी चीजों से, कॉस्ट ऑफ इनपुट से कर्व बदलते हैं, इसीलिए पहले वाले डायग्राम में हमने टैक्स वगैरह नहीं बदलना है। सेकंड में तो बदला है तभी कर्व हिला। बताओ, लिख लिया? और यस सर लिख लिया। सर कॉस्ट ऑफ इनपुट मतलब लेबर, ये रॉ मटेरियल वगैरह। रॉ मटेरियल देखो सस्ता होगा तो बताओ मुझे। देखो थोड़ा बीच बीच में ना जहाँ कंफ्यूजन हो मुझे बता दिया करो, ताकि मैं तुमसे थोड़ा डिस्कशन करूंगा ना तो तुम ही जवाब दोगे, तो वो परमानेंट तुम्हारी प्रॉब्लम, मन का डाउट खत्म हो जाएगा। हाँ तो छवि तुम मुझे बताओ, रॉ मटेरियल अगर सस्ता होगा, वो इनपुट है मेरे लिए रॉ मटेरियल, तो मेरे प्रॉफिट बढ़ेंगे या कम होंगे? सर प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो काम करने का मन ज्यादा करेगा या कम, प्रॉफिट हो रहे हो तो? ज्यादा करेगा। तो सप्लाई बढ़ा दूंगा, बस खत्म। और जब भी सप्लाई बढ़ती है तो वो राइट शिफ्ट हो जाता है कर्व। ठीक है, चलो तीसरा डिफरेंस ये बन रहा है, यहाँ सप्लाई कर्व चेंज नहीं होता पर सेकंड वाले में होता है, तो ये लिखो सप्लाई कर्व रिमेन सेम। एस एस नाम है कर्व का, वो बदला नहीं, एस एस। हाँ ये देखो थोड़ा ऊपर पॉइंट जरूर आ गया, ए से बी पर आ गए हम। यहाँ देखो ध्यान से, ए से बी पर आ गए और कुछ फर्क नहीं हुआ, कर्व का नाम वही है एस एस, तो लिखते हैं बट वी मूव अपवर्ड्स फ्रॉम ए टू बी। ऑन सेम सप्लाई कर्व। अब हम जरा दूसरी साइड को देखते हैं। ये देखो डायग्राम में पूरा कर्व बदल के राइट साइड आ गया है, तो लिख देते हैं ये बात। शिफ्ट राइटवर्ड्स फ्रॉम एस एस टू S1 S1। फोर्थ पॉइंट असल में कोई खास पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक टेबल बना के हम दिखा रहे हैं, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों साइड पे। मान लो, जरा डायग्राम देखते हैं हम, सब ध्यान से देखना जरा यहाँ पे। मान लो ओल्ड प्राइस है 10, यहाँ लिख लो 10, और क्वांटिटी है 100, यहाँ भी ऐसे ही लिख लो 10 100। रेड कलर से देख लो, सब मैंने लिख दिया 10 और 100। न्यू पोजीशन में ये देखो प्राइस बढ़ गया मान लो 12, क्वांटिटी बढ़ गई मान लो 120। इधर तो अभी भी प्राइस 10 ही है, 10 ही है, क्वांटिटी बढ़ गई ये भी मान लो 120। तो ये बात टेबल की फॉर्म में मैं लिख देता हूं, तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर 10 100 10 100। और न्यू पोजीशन में इधर हो गया 12 120, इधर 10 पर ही 120। ये होती है हमारी ओल्ड, ये हो गया न्यू। ओल्ड कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मैं ये नहीं तुम्हें कह रहा 10 12 यही लेने हैं, तुम यहाँ 10 ले लो ऊपर, या इधर 20 ले लो ऊपर, 25 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, ये सिर्फ एक शेड्यूल या टेबल है हमारा रेफरेंस के लिए बस, और कुछ नहीं है इसका मतलब। और ये कोई मेन पॉइंट में नहीं आता है, एक्स्ट्रा हम थोड़ा डाल देते हैं इसको। बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना हो? एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुआ है, सेम क्वेश्चन डिमांड में भी था, जिसने डिमांड किया है उसको याद आ गया होगा। बोलो, कुछ पूछना हो किसी ने?
पेज हटा दूं? चलो पेज हटा रहा हूं फिर मैं। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का रिवर्स। अभी दोनों इंक्रीज हो रहे थे, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें कर लिखना है दोनों का डिक्रीज, यानी बहुत इजी है, 2 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। लैंग्वेज भी हमें पूरी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ रिवर्स करना है। तो नेक्स्ट पेज पे लिखो डिक्रीज इन क्वांटिटी और डिक्रीज इन सप्लाई। रिवर्स करते जाएंगे, फटाफट से करते हैं स्टार्ट। लिखो जरा सब लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन। डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, रिवर्स करना है, और इसका डिफरेंस डिक्रीज इन सप्लाई। तो पहले हम ओरिजिनल पोजीशन का डायग्राम बना लेते हैं। स्टेप्स किसी के रह ना जाए भी, मेरे साथ साथ सब लोग डायग्राम और सारी चीजें नोट करते रहो। ओरिजिनल पोजीशन ब्लैक कलर की मान रहा हूं मैं, ये सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व। इसका नाम रख देते हैं एस एस, ओरिजिनल। ओरिजिनल प्राइस ले लेते हैं P, यहां से क्वांटिटी Q, इधर भी ऐसे ही P और Q। यहां तक सारे बनाओ पहले फटाफट। चलो मैं मान रहा हूं शायद बना लिया है अभी यहां तक। अब मैं पिछले वाले डायग्राम को निकालता हूं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। ये देखो, पिछली बार लिखा था इंक्रीज इन क्वांटिटी, सप्लाई नहीं, सिर्फ क्वांटिटी। सप्लाइड आगे जो लिखा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले सप्लाई वर्ड होता तो ये दूसरा वाला केस होता। अभी लिखा है इंक्रीज इन क्वांटिटी, तो इस बात पे जोर देना था। अब की बार लिखा है डिक्रीज इन क्वांटिटी, सप्लाई नहीं क्वांटिटी, तो मैं अलग कलर से क्वांटिटी को गिरा देता हूँ। ये लो, क्वांटिटी गिरा के कर दी Q1, सब देखना जरा। और कर्व वही रखा, इधर से इधर आ गया, प्राइस मेरा गिर गया और मैं थोड़ा डाउन आ गया, ए से बी पर आ गया। एरो लगा लो सब, ए टू बी। पिछली बार था अप ए टू बी, अब की बार है डाउन ए टू बी, कोई बात नहीं। अब इस पिछले वाले सेकंड डायग्राम में इंक्रीज था तो राइट शिफ्ट हुआ था, अब डिक्रीज है तो मैं करूंगा लेफ्ट शिफ्ट। डॉटेड लाइन से इसको लेफ्ट शिफ्ट करा दो, S1 S1, साथ साथ मेरे सब बनाते रहो। और सेकंड सिचुएशन में प्राइस चेंज नहीं होते, सेकंड सिचुएशन में प्राइस वही रहती है, चाहो तो पिछले में भी देख लो, प्राइस वही रहता है P, क्योंकि सप्लाई कर्व पूरा बदल रहा है और वो प्राइस से चेंज नहीं होता, तो प्राइस वही रहेगा। नए कर्व को देखो यहाँ टक्कर मार रहा है, पहले यहाँ था तो यहाँ हम ए से लेफ्ट पूरा का पूरा शिफ्ट होके बी पर आ गए हैं, कर्व नया बन चुका है। डॉटेड लाइन से न्यू क्वांटिटी निकालते हैं Q1। तो देखो बिल्कुल उल्टा बन रहा है तुम्हारे सामने दोनों केसेस, ये पिछला क्वेश्चन था, ये अब का क्वेश्चन है। लैंग्वेज भी पूरी की पूरी रिवर्स करनी है, कुछ मेहनत तुम्हें नहीं करनी, सिंपल रिवर्स। अब इसके नाम देखो, बोर्ड पे इस स्क्रीन पे देखो जरा सब लोग। यहाँ नाम था अपवर्ड मूवमेंट, क्योंकि हम थोड़े ऊपर जा रहे हैं, या एक्सटेंशन। अब नाम होगा कॉन्ट्रैक्शन, यानी हम नीचे जा रहे हैं, तो इसे बोलेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट। पहले इसके अदर नेम लिख लो, डाउनवर्ड मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन, इसके अदर नेम्स। अब इधर इस साइड चलते हैं, इसका नाम है लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर गए। ऑफ सप्लाई कर्व। तो आमने सामने दोनों डायग्राम मैं बार बार चला रहा हूं ताकि तुम्हें डिफरेंस पता चल जाए, कोई खास मेहनत नहीं करनी। अब
मेरे को तो लगता है शायद लिखने की लैंग्वेज जरूरत नहीं है, पर फिर भी किसी को लिखनी हो तो वो लिख सकता, या इसका स्क्रीनशॉट खींच के सिंपल रिवर्स करना है। ओरल बता दो, मुझे बताओ भाई क्या लग रहा है, क्या करूं? प्राइस, ये देखो ये पुराना वाला आंसर है, प्राइस डिक्रीज, Price Decrease. decrease, quantity डिक्रीज, supply decrease. इधर ये सेम ओपी प्राइस, क्वांटिटी डिक्रीज। सेकंड पॉइंट, चलो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, सब लोग देख लो। अदर फैक्टर्स तो यहाँ चेंज नहीं हुए, पर यहाँ पे अदर फैक्टर चेंज हुआ है। पर अब की बार हम क्या एग्जांपल देंगे बताओ? टैक्स डिक्रीज देंगे क्या? सप्लाई कर्व, Tax increase. हाँ, सब टैक्स बढ़ा है, प्रॉफिट घटा है, तो सप्लाई घट गई है। तो बस एग्जांपल में यहाँ इंक्रीज लिखना पड़ेगा तुम्हें। और देखो तीसरा पॉइंट, बताओ क्या फर्क लग रहा है तुम्हें यहाँ, क्या चेंज करूं? वी मूव, बोलो। The downward movement along the same demand curve. हाँ, सप्लाई कर डाउनवर्ड मूवमेंट्स। और Supply curve. यहाँ लिख देना बस राइट वर्ड की जगह लेफ्ट। Leftward Leftward. shift from SS to S dash तो SS. सिंपल लिख लो तुम आंसर, डू रिवर्स ऑफ लास्ट आंसर, बस रिवर्स ऑफ लास्ट आंसर, काम खत्म। अच्छा, मैं एक टेबल भी बना के दिखा देता हूं। 10 100 10 100। अब देखो नया, ये लो 10 से कम कर देते हैं, 8 80 10 80, खत्म, टेबल भी खत्म। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। पिछला वाला हो गया तो समझो ये क्वेश्चन भी हो गया। चलें आगे, बताओ। ये रहा इंक्रीज इंक्रीज, यस सर। ये रहा डिक्रीज डिक्रीज। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। दोनों पिछले दो क्वेश्चंस को मिक्स करके बनाएंगे अब क्वेश्चन अगला। तो क्वेश्चन का नाम है, देखो डिफरेंस ही है अभी भी, पर नाम है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और इस साइड लिखो चेंज इन सप्लाई। यानी कि अब की बार क्वेश्चन हमसे डबल मेहनत करवाएगा, क्योंकि चेंज का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी। तो बस डायग्राम में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आ जाओ मेरे साथ, सब स्टेप्स जरा साथ साथ फॉलो करो जैसे मैं बना रहा हूं। ओरिजिनल पोजीशन बनाओ, एस एस कर्व ओरिजिनल, पी प्राइस, क्यू क्वांटिटी, ये ओरिजिनल है सब। सर दोनों का एक ही में शो करना है ना, हाँ डाउनवर्ड और अपवर्ड? हाँ, यही मेहनत है डायग्राम में, बाकी पॉइंट्स तो बहुत आसान होते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूं तुम्हें, मैंने डिमांड में भी ऐसे ही बताया था। तो जिसका डिमांड मिसिंग है वो लोग ध्यान से सुन लो, तो उनका डिमांड भी रिवाइज हो रहा है। चेंज की जगह तुम अपने मन में वर्ड पढ़ो इंक्रीज, और इधर भी पढ़ो इंक्रीज। तुम मानो दोनों तरफ इंक्रीज लिखा है। तो पहला डायग्राम इंक्रीज लिखा है, मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी Q1, ये देखो प्राइस बढ़ गया P1, मैं आ गया A to B अपवर्ड। मैंने इंक्रीज पढ़ा है, इसको भी मैं इंक्रीज पढ़ लेता हूँ। कर्व को इंक्रीज करना है, राइट शिफ्ट कर देता हूँ, S1 S1। प्राइस को तो हम चेंज करते ही नहीं, तो यहाँ टक्कर लग रही है न्यू कर्व के साथ, Q1। A से B पर आ गया राइट शिफ्ट करके। तो मैंने चेंज की जगह अभी वर्ड पढ़ा था इंक्रीज, ग्रीन कलर से मैंने इंक्रीज बना दिया सारा, ठीक है। ग्रीन कलर मेरे लिए है इंक्रीज, इंक्रीज वाली सिचुएशन। अब मान लो चेंज को तो डिक्रीज भी बोल सकते हैं, तो मैं अब रेड कलर करके मान रहा हूं डिक्रीज।
तो ब्लैक कलर ओरिजिनल था, मुझे डिक्रीज करना है, तो मैं क्वांटिटी डिक्रीज करके आ गया Q2, प्राइस हो गया P2, और मैं डाउन आ गया A से C पर। यानी जो दो डायग्राम डिफरेंट बनाए थे पिछले क्वेश्चनों में वो ज्वाइन करने हैं, यही मेहनत है बस। अब सेकंड पार्ट में भी तुम मानोगे चेंज को डिक्रीज, तो डिक्रीज मतलब लेफ्ट शिफ्ट, तो इसको पैरेलल ले जाओ, नाम दे दो S2, लेफ्ट शिफ्ट। प्राइस को तो हम चेंज करते नहीं, उसी प्राइस से न्यू क्वांटिटी निकाल लो Q2। अब हम लेफ्ट शिफ्ट कर गए। यानी डायग्राम देखने में थोड़े से ज्यादा डरावने लगते हैं अब कि भाई इतनी सारी लाइनें बीच में कहां से आ रही है नहीं, पर है नहीं कोई ज्यादा खतरनाक डायग्राम ये। तो रेड मींस डिक्रीज वाली सिचुएशन। अब देखो पेपर में तो रेड ग्रीन कलर का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, पर मैं बार बार कहता हूं अपने घर पे जब तुम बनाओ तो ऐसे 2-3 कलर्स के पेन रखो, क्योंकि कल को रिवीजन जब करनी होगी तो तुम्हारे लिए फास्ट हो जाएगा सिचुएशन को समझना, जब अलग अलग कलर से सामने दिखता है काम। बोलो, किसी को कुछ पूछना है डायग्राम में? मैंने दोनों डायग्राम्स ज्वाइन करे हैं और स्टेप बाय स्टेप। किसी को कुछ पूछना हो? सर इस हाँ बताओ। टेबल में नहीं, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हाँ बताओ। उसके अंदर जो हमने टेबल बनाई थी वो कैसे बनेगी? ये देखो 10-100, ओरिजिनल हमेशा 10-100 ले लो। ओके सर। प्राइस घटाना है तो 8, क्वांटिटी 80। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया। थैंक यू। ठीक है। हाँ तो बताओ, किसी को इस टेबल, इस डायग्राम में कुछ पूछना है तो बताओ। अब इसके अदर नेम्स समझते हैं। चलो, इसको पिछली बार हम बोलते थे डाउनवर्ड मूवमेंट, इसको बोलते थे अपवर्ड मूवमेंट, तो इसको हम बोलेंगे मूवमेंट्स। इसके अंदर दोनों वर्ड्स कवर हो गए, अपवर्ड मूवमेंट्स, डाउनवर्ड मूवमेंट्स, दोनों का आ गई इसमें मूवमेंट्स में। और इसका अदर नेम हम रख देंगे शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग में दोनों कर्व आ गए, राइटवर्ड शिफ्टिंग, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। मूवमेंट्स में हम घर चेंज नहीं करते, देखो या अप जाते हैं या डाउन जाते हैं। शिफ्टिंग में हम या राइट साइड शिफ्ट कर जाते हैं या लेफ्ट साइड में। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ यहां तक। सर इन दोनों के उसमें चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई दोनों का नाम शिफ्टिंग ही होता है चेंज या इन, सर सप्लाई वाले का? मैं क्वेश्चन नहीं समझा, ये मैं एक बार दोबारा बताता हूँ फिर सर उसके बाद। आपने अभी शिफ्टिंग कहा था ना, हाँ, किसको शिफ्टिंग बोलते हैं? सेकंड वाले डायग्राम को। इसके अंदर दोनों डायग्राम कवर हो जाते हैं शिफ्टिंग में, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। ठीक है। ठीक है, यानी कि मैं इसलिए बोल रहा हूं, पहले चलो मैं एक बार सिंपल बता देता हूं। मान लो ये मेरा एक घर है जिसमें 3 फ्लोर हैं, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूं, ठीक है। अब अगर मैं इसी घर में सेकंड पे चला जाऊं तो इसे एक बोलो शिफ्टिंग ऑफ घर बोलूंगा मैं, कि मैंने अपना घर शिफ्ट कर लिया? नो सर। नहीं, घर वही है, इसे बोलेंगे अपवर्ड मूव कर लिया मैंने। ठीक है, और अगर मैं फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने कहा मूव कर लिया? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है। अब मान लो ये मेरा पुराना घर है, ओल्ड हाउस, बट फ्लोर की बात नहीं है, मैंने यहां पे कहीं घर ले लिया, न्यू हाउस, अपने लेफ्ट में कहीं, या कहीं मैंने ले लिया राइट में, न्यू हाउस। अब क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा कि मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर लिया अपना घर, और इसे बोला जाएगा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया अपना घर। तो जब पेपर में शिफ्टिंग वर्ड लिखा है तो दोनों केसेस के डायग्राम बनेंगे, राइट भी लेफ्ट भी। और खाली मूवमेंट लिखा है तो यानी
उसी कर्व में मुझे एक बार अप जाना है, एक बार डाउन। मूवमेंट्स में घर चेंज नहीं होगा। दोबारा लिख सकते हो, मूवमेंट में घर चेंज नहीं होगा। और घर से मेरा मतलब है यहाँ पे सप्लाई कर्व। घर चेंज नहीं होगा और मेरा मतलब है सप्लाई कर्व चेंज नहीं होगा। और जब हम शिफ्टिंग करेंगे, शिफ्टिंग में घर चेंज बताओ होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। होगा होगा होगा। शिफ्टिंग में घर चेंज होगा और यहां मेरा मतलब है सप्लाई कर्व चेंज होगा। तो जिसको जो बातें ठीक लगे, तुम्हें लग रहा है यार मैं कहीं भूल ना जाऊं, तो नोट करनी है सारी बातें। क्योंकि अगर तुमने गलत इंटरप्रिटेट कर लिया, पेपर में क्वेश्चन लिखा था मूवमेंट, तुमने सोचा शिफ्टिंग, तो 0 मार्क्स होगा। इसमें ये थोड़ा ना हाफ मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, तो 0 हो जाएगा सीधा ही। तो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जहां ये लॉजिकल पार्ट है, या तो पूरे आते हैं या फिर सीधा 0। अगर गलत इंटरप्रिटेट किया तो 0, ये नहीं थोड़े बहुत मिल जाएंगे, नहीं होगा ऐसा। चलो हटा दूं स्क्रीन का ये वाला पेज। यस सर। चलो अब देखो इसकी लैंग्वेज में, आंसर में फिर वही बोल रहा हूं, ऐड आंसर फ्रॉम प्रीवियस टू आंसर्स, उन दोनों को ऐड कर दो। तो वो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, तो लिखने में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं देखो लिख के तुम्हारे सामने ले आया हूँ शॉर्ट में। लैंग्वेज इसको मैं ये नहीं बोलूंगा एज इट इज रट लो, तुम कुछ भी लिख सकते हो मिलता जुलता। मैंने यहाँ OP1 वाला नहीं समझा रखा, सिंपल करके अभी कर रखा, तुम वैसे भी समझा सकते हो। तो क्वांटिटी बदली, प्राइस बदला, अदर फैक्टर्स नहीं बदले, और यहाँ पर कोई अदर फैक्टर बदला है। जैसे तुम एग्जाम्पल दे सकते हो, टैक्स इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा, अपनी लैंग्वेज कुछ भी बना सकते हो। सेकंड, यहाँ शिफ्टिंग नहीं हुई, मूवमेंट हुई है बस। और यहाँ पे देखो शिफ्टिंग हुई है, या राइट या लेफ्ट। ठीक है, लैंग्वेज अपनी चलेगी, ओन लैंग्वेज। मैं ये नहीं बोल रहा एज इट इज तुम कॉपी करो इसको, पिछली वाली से मिक्स करके खुद भी बना सकते हो। और देखते हैं, ये देखो दोनों केस के बारे में मेंशन कर दो। एक बार तो हो रहा है एक्सटेंशन और एक बार हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ क्या हो रहा है देखो, इंक्रीज इन सप्लाई, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, डिक्रीज इन सप्लाई, टैक्स बढ़ गए, कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ गए। एग्जाम्पल तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी लिखो, पर थोड़ा डबल डबल आंसर लिखना पड़ रहा है, बस ये फर्क है। बाकी तो अपनी ओन लैंग्वेज बनाओ, कोई टेंशन नहीं होती इकोनॉमिक्स में, लॉजिक होना चाहिए ठीक बस। बोलो किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताओ। हाँ सर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमारे खत्म हो गए, और जो बाकी क्वेश्चन है देखो, लॉ ऑफ सप्लाई बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा आता तो नहीं है, पर सिलेबस है तो करना पड़ेगा, फटाफट से हो जाएगा। देखो लॉ कहता है प्राइस इंक्रीज, तो क्वांटिटी सप्लाइड बताओ इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। और जब प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज। यानी ये तो रिपीट बात है, हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चन का नाम अलग है। साथ में हम क्या वर्ड्स और ऐड कर देंगे, अदर थिंग्स शुड रिमेन कांस्टेंट। अब इसका क्या मतलब है ये बताना है। इसका मतलब है जो सप्लाई के फैक्टर्स हैं ना, उनको हमें बीच में मिक्स नहीं करना। जब हम प्राइस को चेंज करते हैं तो सप्लाई कर्व को चेंज नहीं करते, मतलब जो उसको फैक्टर्स हैं, टैक्स, कॉस्ट ऑफ इनपुट, वो चेंज नहीं करने। इसे हम बोलते हैं एजम्पशंस। यानी हम ये मान के चल रहे हैं प्राइस तो चेंज हो रहा है, पर जो बाकी सप्लाई कर्व वाले फैक्टर्स हैं जैसे टैक्स रिमेन कांस्टेंट।
और बताओ जो चीजें सप्लाई कर्व को शिफ्ट करती हैं वो सारी कांस्टेंट कर दो, बोलो कोई एक। Cost of inputs. कॉस्ट ऑफ इनपुट्स रिमेन। Cost. और हमने पढ़ा था टेक्नोलॉजी। Cost of substitute goods and complementary goods. हाँ, इसके अंदर सिर्फ एक ही होता है अदर गुड, इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड नहीं होता। देखो ध्यान से देखो, लास्ट क्लास में मैंने कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लिखवाया, ठीक है। इसे मैं सिंपल बोल दो प्राइस ऑफ अदर गुड्स, बस खत्म। ये हमने लास्ट क्लास में करे थे पॉइंट्स, ठीक है। मैं एक बार तुम्हें दोबारा भी चाहो तो दिखा देता हूं। लास्ट क्लास में जो सप्लाई के फैक्टर्स थे, एक मैं ढूंढता हूं अगर दिख जाते हैं तो, रुको, वो कांस्टेंट कर देने हैं बस। ये देखो, ये जो फैक्टर्स है ना सारे, इनके साथ तुम्हें लिखना है कि ये सब कांस्टेंट हो गए। ये देखो सब कांस्टेंट, प्राइस ऑफ अदर गुड, गोल, सब कुछ कांस्टेंट। तो बस यही तुम्हें यहां लिखना है। बोलो किसी को कुछ पूछना हो लॉ ऑफ सप्लाई में। नो सर। और इसके बाद एक टेबल बना दो, प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रहा हो, और उसको प्लॉट करके दिखा दो, जो कि हम कई बार डायग्राम बना चुके हैं कि प्राइस अगर बढ़ रहा है, कर्व नहीं बदलेगा, उसी में क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। यानी रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट, सब कुछ रिपीट हो रहा है, सिर्फ पूछने का नाम बदल दिया क्वेश्चन ने, लॉ ऑफ सप्लाई समझाओ। तो पुरानी बातों को तुम्हें रिपीट ही करना है। ये देख लो, कुछ भी अलग नहीं किया मैंने, क्योंकि इतना हल्का क्वेश्चन है इसलिए ये ज्यादा आता भी नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबको पता ही है ये बात। बोलो किसी को कुछ पूछना हो लॉ ऑफ सप्लाई में। सर इसका डायग्राम एक बार बता दो। डायग्राम देखो, प्राइस बढ़ 1 2 3 बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है 10 20 30। ये देखो, ओके सर। चलें अगले क्वेश्चन पे। बोलो हो गया यहाँ तक? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वैसे सीबीएसई के हिसाब से तो नहीं है सिलेबस में, पर कई बुक्स ने दे रखा है ना, तो कई स्कूल वाले करवाते हैं, तो एक्स्ट्रा करके लिख लो। जिसके स्कूल में हो तो वो टेंशन लेना, नहीं तो मत लेना। कई बार ये लॉ काम नहीं करता, मतलब प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़े, ऐसा हो नहीं पाता, बड़े कम सिचुएशंस में। उसे बोलते हैं हम एक्सेप्शनल सिचुएशंस। मतलब ये जो लॉ है ये काम नहीं करता। जैसे मान लो एग्जाम्पल, हम टिम्बर का पेड़ उगाते हैं, टिम्बर। अब ये बताओ, टिम्बर का रेट मान लो कल थर्सडे था, आज फ्राइडे है, प्राइस डबल हो गए, एग्जाम्पल। क्या तुम टिम्बर की प्रोडक्शन कल और आज में डबल कर सकते हो कि कल पेड़ उगाए आज पेड़ तैयार? कोई कर सकता है? नहीं। तो देखो, टिम्बर जैसी चीजों में ये तो कुदरत के हाथ में। ऐसी कोई कहे मैंगो के रेट डबल हो गए हैं, आज रात को बीज बोऊंगा, सुबह मैंगो बेच दूंगा हजारों टन, ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। तो एग्रीकल्चर में ये लॉ फ्लॉप हो जाता है, वो एक्सेप्शनल सिचुएशन है। ऐसे ही कई बार क्या होता है, मार्केट में ना रेट गिर रहे हैं। मान लो मैं मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, मिल्क, पनीर,
चीज, दही, इस टाइप की चीजें, ठीक है। अब आज इसका रेट गिर रहा है, मान लो 50 रुपए लीटर से ये हो गया 45। तो लॉ के हिसाब से मुझे अपनी क्वांटिटी कम करनी चाहिए या बढ़ानी चाहिए, बताओ, लॉ कम के। करनी चाहिए। पर मेरे को लगा अगर आज मैंने मिल्क नहीं बेचा, ये जो दही, चीज प्रोडक्ट्स तो मैंने बना रखे हैं, और अगर मैं इनको मार्केट में सप्लाई नहीं करूंगा तो ये एक्सपायर हो सकते हैं। तो एक्सपायर माल का 45 भी नहीं मिलेगा, जीरो हो गया वो तो। डर लग रहा है मुझे, तो मैंने 45 पे भी गोडाउन का सारा अपना चीज, दही, पनीर जो भी था सब बेच डाला, क्योंकि मुझे डर था कहीं जीरो ना हो जाए। समझ आ गई एक्सेप्शनल सिचुएशन? जब माल एक्सपायर होने वाला होता है ना, तो बंदा कहता है लॉ वॉ को छोड़, इसके चक्कर में कहीं जीरो ना हो जाऊं मैं, तो जो पैसा मिल रहा है ले लो, 45 ले लो, 40 मिले तो वो भी ले लो, क्योंकि 2-3 दिन की एक्सपायरी डेट होती है, ज्यादा अगर मैंने वेट करा जीरो हो जाऊंगा मैं। तो ऐसी सिचुएशन में लॉ काम नहीं करता, अदरवाइज लॉ काम कर रहा है। चलो, सेफ्टी बात है, सब स्कूलों में नहीं होता, मैं फिर बोल रहा हूँ, कई स्कूल वाले कहते हैं एक्स्ट्रा करो उनके लिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिलेशन टाइम एंड सप्लाई। तुम खुद ही जवाब दे दोगे मुझे। देखो, एक कहानी सुनोगे और तुम जवाब दे सकते हो। मैं पेन का बिजनेस करता हूं, मान लो पेन, सिंपल प्रोडक्ट है, पेन, पेंसिल। मेरे पास एक बंदा आया जहां मेरी फैक्ट्री है, और मुझे कहने लगा मेरे पास बहुत कम टाइम है, वेरी शॉर्ट टाइम। मान लो मुझे कह रहा है अभी मैं यहाँ खड़ा हूं, फटाफट से जाओ 10 करोड़ पेन ले आओ। तो बताओ क्या ये पॉसिबल है मेरे लिए? मेरे पास मान लो उस वक्त 1000 पेन पड़े हैं बस, ठीक है, 1000 पेन का मेरे पास स्टॉक पड़ा है गोडाउन में, और ये बंदा मेरे पास आके कह रहा है फटाफट जाओ 10 करोड़ पेन लेके आओ मेरे लिए, और टाइम दे रहा है मुझे वेरी शॉर्ट, यानी अभी के अभी लाओ। तो हम इसको सप्लाई नहीं कर सकते माल। कारण तुम्हारे सामने लिखा है, इसने क्या टाइम दिया है हमें, बताओ? वेरी शॉर्ट टर्म। वेरी शॉर्ट। और माल बनाने के लिए देखो मुझे लेबर बढ़ानी पड़ेगी, अगर 10 करोड़ पेन बनाने हैं तो लेबर बढ़ानी पड़ेगी। मशीन्स बताओ बढ़ानी पड़ेंगी या नहीं बढ़ानी पड़ेगी अपने यहाँ? बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी पड़ेगी। पड़ेगी। और ये कह रहा है मैं खड़ा हूं फटाफट ले आओ 10 करोड़ पेन, ये नहीं हो सकता। तो रीजन हम क्या देंगे कि ना तो हमें लेबर बढ़ाने का मौका मिला, ना मशीनें बढ़ाने का मौका मिला। लेबर जैसों को इकोनॉमिक्स में हम वर्ड यूज करते हैं, ऑफिशियल वर्ड जो होता है इसका लिखो, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मतलब जिसको हम वैसे तो इजीली बढ़ा सकते हैं, वेरिएबल का मतलब होता है वेरी, और मशीन जैसों को बोलते हैं कि ये इजीली नहीं बढ़ सकते, इसे बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर। अकाउंट्स वाले बंदे भी जानते हैं, ये एक फिक्स्ड एसेट टाइप हो गया हमारा मशीन। अब तुमने, मैं उस बायर को कह रहा हूं यार इतना कम टाइम दे रहा है कि ना तो वेरिएबल फैक्टर लेबर बढ़ पा रहा है, ना फिक्स फैक्टर मशीन बढ़ पा रहा है, तो मैं तुम्हें सप्लाई नहीं बढ़ा के दे सकता। मुझे पेज हटाना है, बोलो सबने लिख लिया यहां तक? यस। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं मैं, अब देखो, हेयर वी कैन, ना तो मेरे पास लेबर बढ़ाने का टाइम, ना मशीन बढ़ाने का टाइम। नीदर इंक्रीज वेरिएबल फैक्टर लेबर nor can we increase
फिक्स्ड फैक्टर लैंड या ये मशीन्स, कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। बिकॉज टाइम इज वेरी लेस, इतने कम टाइम में मैं नहीं बढ़ा सकता। सो वी कैन नॉट इंक्रीज सप्लाई, नॉट इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाइड। मैंने कहा 1000 पेन पड़े हैं और वो बंदा कह रहा अभी फटाफट जा भाग के 5 मिनट में 10 करोड़ पेन लिया। तो मैंने कहा अभी 5-10 मिनट बाद भी मेरे पास 1000 पेन ही रहेंगे। फिर वो बंदा कहने लगा यार पैसे डबल ले लियो। मैंने कहा पैसे डबल देगा तो भी 5 मिनट बाद बताओ कितना मेरे पास पेन होंगे, बताओ। तब भी तो 1000 ही रहेंगे मेरे पास पेन, क्योंकि टाइम तो तुम दे नहीं रहे मुझे, ना लेबर बढ़ाने का ना मशीनें बढ़ाने का। बोलो किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताओ इस पेज पे, बताओ। पेज हटा रहा हूं फिर, चलो पेज हटाता हूं। इसको डायग्राम से भी मैं समझा सकता हूं, देखो कैसे। बंदे ने मुझे कहा मैं वैसे पेन बेचता हूं मान लो 10 रुपीज का, और मेरे पास पड़े हैं 1000 पीस, तो ये ओरिजिनल पोजीशन है। अभी बंदे ने मुझे कहा पैसे डबल ले लो 20 पर टाइम दे रहा है मुझे 5-10 मिनट, तो भी माल इतना ही रहेगा 1000। यानी पहले ए पॉइंट पे था, अब मैं बी पर हूं। यानी सप्लाई कर्व का कुछ डिजाइन बड़ा यूनिक सा बन रहा है, अलग टाइप का बन रहा है। ये देखो ऐसा पैरेलल बन रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है कर्व। चाहो तो प्राइस बढ़ा लो, पर पेन मैं नहीं बढ़ा सकता 1000 से ज्यादा, टाइम ही नहीं दे रहे तुम मुझे। बोलो किसी को कुछ पूछना है इस डायग्राम में? सिंपल हिंदी लिख लेता हूं, प्राइस चाहे डबल कर लो, प्राइस चाहे डबल कर लो, पर क्वांटिटी ऑफ पेन 1000 ही रहेगा। अगर तुम मुझे टाइम नहीं दोगे। वेरी शॉर्ट का मतलब है बिल्कुल टाइम ही नहीं दे रहा वो बंदा। बोलो किसी को कुछ पूछना है यहां तक? चलो मैं फिर आगे बढ़ता हूं, और इसको एक नाम और भी दिया जाता है, वो नाम भी लिख लो, कई बार पेपर में घुमा के वो भी पूछ लेते हैं। बंदा मुझे कह रहा है मैं मार्केट में खड़ा हूं, फटाफट जाओ 10 करोड़ पेन ले आओ। तो इससे हम याद रख सकते हैं एक और नाम, मार्केट पीरियड। बंदा इतनी जल्दबाजी मचा रहा है कि मैं यहाँ मार्केट में खड़ा हूं, फटाफट पेन लेके आओ 10 करोड़। तो हम उसे साफ मना कर देंगे कि ये जो तू मार्केट पीरियड दे रहा है इतना कम, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो पेज चेंज कर रहा हूं, अब हम पढ़ते हैं। उसने थोड़ा सा टाइम दिया, लिखो केस 2 शॉर्ट टाइम। यानी कि अब उसने मुझे, मान लो एग्जाम्पल, उसने मुझे 2-4 दिन दिए। अब सोचो 2-4 दिन में मेरा प्लान था मैं लेबर बढ़ाऊंगा, मशीनें बढ़ाऊंगा, ये सामने मेरा प्लान लिखा हुआ है देखो। पर 2-4 दिन में तो सिर्फ लेबर बढ़ाई जा सकती है। मान लो लेबर चौक पे मैं गया, लेबर पकड़ के ले आया 2-3 दिन, पर मशीन मुझे मान लो कहीं चाइना से मंगवानी है पेन बनाने की, या कहीं बॉम्बे से, कहीं दूर से मंगानी है, तो 2-4 दिन में सब कुछ मशीन भी आ जाए, इंस्टॉल हो जाए, सारी रिपेयर उसके अंदर जो इंस्टॉलेशन के लिए मान लो
सीमेंट वीमेंट का प्रॉपर कुछ काम करवाना है मुझे, तो ये सारा प्रोसीजर, वायरिंग होगी, वो सब 2-4 दिन में नहीं हो सकता। तो शॉर्ट टाइम में ये वाला फैक्टर तो बढ़ा दूंगा मैं, देखो लेबर वाला, पर मशीन वाला नहीं बढ़ा सकता। यानी वेरिएबल फैक्टर बढ़ा सकता हूं, पर फिक्स फैक्टर मशीन नहीं बढ़ा सकता। तो माल की सप्लाई मान लो मैंने कर दी, लेबर बढ़ा बढ़ा के मान लो 20,000 या 50,000, कुछ कुछ तो बढ़ेगी। तो लिखो हेयर वी कैन इंक्रीज लेबर को हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर, लेबर। पर मशीन जैसे फैक्टर्स को नहीं बढ़ा पा रहा मैं। सो क्वांटिटी सप्लाइड भी थोड़ी बढ़ेगी, पूरी नहीं बढ़ पाएगी। तुम कहो 10 करोड़ दे दो, वो नहीं हो पाएगा। वी कैन नॉट इंक्रीज टू मैक्सिमम एक्सटेंट, ये नहीं बढ़ा सकते हम, क्योंकि अगर मैक्सिमम एक्सटेंट तक क्वांटिटी बढ़ानी है तो बताओ कौन कौन से फैक्टर बढ़ाने पड़ेंगे? सिर्फ एक या दोनों फैक्टर बढ़ाने पड़ेंगे? दोनों फैक्टर। हाँ, फिर तो हमें लेबर, मशीनें, सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए फिर बनेगा थर्ड टाइम पीरियड। अभी तो चल रहा है सेकंड, शॉर्ट टाइम। अब हम पढ़ेंगे थर्ड, लॉन्ग टाइम। उसका आंसर मेरे हिसाब से बड़ा ही क्लियर सब बना सकते हैं कि अब हम सब कुछ बढ़ा देंगे तो सप्लाई भी मैक्सिमम कर देंगे। मान लो उसने कहा 2 साल ले लो, तो 2 साल तो बड़ा लंबा पीरियड है, मैं हर माल बना सकता हूँ। पेज हटा रहा हूँ, लिख लिया होगा सबने अब तक। थर्ड, लॉन्ग टाइम पीरियड, बहुत टाइम है यहाँ। Here we have sufficient time. Increase both. मशीन को बोलते हैं फिक्स फैक्टर, लेबर को वेरिएबल फैक्टर, दोनों बढ़ा दिए। तो फिर तो माल की सप्लाई भी मैक्सिमम बढ़ा सकता हूं। वी कैन इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाइड टू मैक्सिमम एक्सटेंट। जितना कहोगे मैक्सिमम मैं बना दूंगा। मुझे एडवांस दो, पैसे दो, मैं अपनी तैयारी शुरू करूंगा। टाइम तो तुम दे रहे हो, 2 साल का बहुत है मेरे लिए। बोलो, किसी को कुछ पूछना है? और बड़ी कॉमन सेंस की बात है। जितना टाइम, देखो कंक्लूजन भी हो गया, जितना टाइम तुम मुझे ज्यादा दोगे मैं तुम्हें माल उतना ज्यादा बना के दूंगा या कम? बोलो, अगर टाइम दोगे ज्यादा। उतना ज्यादा। बहुत, हाँ, तो सिंपल चीज है। बोलो, किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? हटा दूं पेज? चलो पेज फिर मैं हटा देता हूं। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है, डिमांड की तरह ही चलेगा। ये भी सारे टॉपिक अब तक वैसे ही चल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वहां मैं कंज्यूमर था, यहां मैं प्रोड्यूसर हूं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका मतलब होता है, आम लैंग्वेज में पहले लिखो, सिंपल लैंग्वेज में, क्वांटिटी का रिस्पॉन्स व्हेन प्राइस चेंज। डिमांड वालों के लिए बड़ा इजी है, जिन्होंने कर रखा है यहाँ। बाकी लोग अब देख लो तो डिमांड भी रिवाइज, बार बार बोल रहा हूं।
क्वांटिटी का रिस्पॉन्स व्हेन प्राइस चेंज। तो फॉर्मूला हो गया EL, लिख लेते हैं इसको शॉर्टकट। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, क्योंकि हमें उसका रिस्पॉन्स नापना है तो उसको ऊपर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हो गया फॉर्मूला। डिमांड में भी यही था, फर्क सिर्फ ये था वहां क्वांटिटी डिमांडेड होता है, इस चैप्टर में क्वांटिटी सप्लाइड की होती है, बस बाकी कोई फर्क नहीं है। लिख लिया यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज चेंज कैसे निकालें, बताओ, किसी को याद है पुराना? बोलो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। हाँ, मैंने क्यू वर्ड नहीं बोला अभी, तो तुम्हें जनरल बताना है, ठीक है? मैंने आगे बोला नहीं ना क्वांटिटी या प्राइस, तो तुम्हें जनरल लिखना है, चेंज अपॉन ओल्ड इंटू 100। अगर मैं कहता हूं मेरे मार्क्स 5 से बढ़ के 6 हो गए हैं, तो बताओ परसेंटेज चेंज कितनी है जो मेरे मार्क्स की हुई है? चेंज कितने से हुआ है बोलो? 1 1। मार्क्स। ओल्ड कितने हैं मार्क्स मेरे? 100/6। 5। नहीं, 1/5। चेंज हुआ है 1, ओल्ड थे मेरे 5 इंटू 100। 20%। 20% मेरे मार्क्स चेंज हो गए हैं। सेम डिमांड में था, जिसको डिमांड ना आता हो, जिसने अटेंड ना करी हो क्लासेस, तो उसके लिए ये कर लो, बात बराबर। आगे बढ़ रहे हैं। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसके अंदर परसेंटेज चेंज वाला ये फॉर्मूला मिक्स करना है हमें, तो देखते हैं कैसे मिक्स होगा। न्यूमरेटर में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मिसिंग है, तो हम लिख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100। ये न्यूमरेटर है, होल डिवाइडेड बाय। अब बताओ डिनोमिनेटर में क्या लिखूं? परसेंटेज चेंज इन प्राइस मिसिंग हो तो चेंज इन प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है यहां तक तो बताओ। बताओ भी, किसी को कुछ पूछना हो तो। अब मैथ्स में लिखा है, ये कोई इकोनॉमिक्स तो नहीं है, जो कि जो डबल नीचे आ गया डिनोमिनेटर में वो ऊपर चला जाता है। तो फाइनल आंसर क्या बना, ये देखो, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस आ गया ऊपर और ओल्ड क्वांटिटी ये वाला आ गया नीचे, इनटू चेंज इन क्वांटिटी तो पहले से ही ऊपर है, अपॉन चेंज इन प्राइस नीचे है। 100 आपस में कैंसल। बोलो, इलास्टिसिटी के दो फॉर्मूले तुम्हारे सामने। फर्स्ट होता है परसेंटेज फॉर्मूला, सेकंड होता है ओल्ड और न्यू प्राइस वाला फॉर्मूला। हैं दोनों एक ही, डिराइव तो यहीं से ही हुए हैं दोनों। बोलो, किसी को कुछ पूछना हो इसमें? इस डेरिवेशन में, बेसिक डेरिवेशन डिमांड और सप्लाई में होती है ये। हटा दूं फिर पेज ये वाला? इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, शॉर्टकट पेपर में अलाउड है लिखना, स्कूल में भी। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P, जहां P होता है हमारा ओल्ड प्राइस, Q ओल्ड क्वांटिटी, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और ये ध्यान रखना है हमेशा होता है न्यू माइनस ओल्ड। और ऐसे ही डेल्टा P होगा हमारा चेंज इन प्राइस, मतलब यहां पर भी वही न्यू माइनस ओल्ड प्राइस। अब न्यूमेरिकल्स करने हैं हमें, अभी तो टाइम हो गया है, तो
जिसको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ वो तो अच्छी बात है, घर पे भी अपने कुछ करे, नहीं तो अगली क्लास में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं इसके न्यूमेरिकल्स करा के इस चैप्टर को ही खत्म करके और आगे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, क्योंकि अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई छोटा ही हमारा चैप्टर है। तो आज तो मैं क्लास को यहीं एंड कर रहा हूँ।